हिंदी विभाग के विद्वान शिक्षकगण और विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आपके प्रति कृतज्ञ हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद सुबह से आप जमे हुए हैं और अभी भी आपका धैर्य शेष है कुछ और सुनने के लिए। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि प्रोफेसर गंगा प्रसाद बिमल जिस केंद्र के में प्रोफेसर थे, उस केंद्र का मैं विद्यार्थी रहा हूं। तो इसलिए गुरु पर बोलना अपने आप में एक ऐसा सुख है जिसको शब्दों में बयान करना कई बार मुश्किल होता है। मेरी खुशी और भी बढ़ जा रही है क्योंकि इस समय उसी केंद्र के मेरे गुरु प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह मौजूद हैं, जिनके सम्मुख बोलने में मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है और मुझे लगता है किसी को भी गुरु के सामने अपना ज्ञान प्रदर्शित करने में थोड़ा सा संकोच होना चाहिए। मित्रों, मेरे गुरु जिनके साथ मैंने पीएचडी की और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, प्रोफेसर नामवर सिंह, मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। एक छोटी सी घटना है। एक बार मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपने ये कैसे पहचाना या चिन्हा कि आपको आलोचना लिखनी है। पहले तो शुरुआत में आप कविताएं लिखते थे। तो उन्होंने झटके से जवाब दिया कि कहाँ पहचान पाया, फंस गया। आलोचना करना कोई बहुत रुचिकर कार्य तो है नहीं, दुनिया भर का कबाड़ा पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बार आप आ जाते हैं, तारीफ मिलने शुरू हो जाती है, तो फिर उसी में आप चलते रहते हैं। और मैं भी वैसे ही चल रहा हूँ, पहचाना कहाँ। मुझे लगा कि शायद वो मुझे बहका रहे हैं, उत्तर देना नहीं चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, आपने नहीं पहचाना, लेकिन कोई कैसे पहचाने कि उसकी प्रतिभा क्या है, किस विषय में, किस विधा में उसको लिखना चाहिए। तो नामवर जी ने कहा कि इसका कोई नुस्खा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हाथ आजमाना चाहिए। और एक समय के बाद कई बार ये अंदाज लग जाता है कि आपकी प्रतिभा अमुक विधा के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया मोहन राकेश का, कि मोहन राकेश ने तो पहले कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखा, नाटक उन्होंने बाद में लिखे। लेकिन सही मायने में मोहन राकेश की प्रतिभा तो नाटक वाली थी। वो अगर हिंदी में याद किए जाएंगे तो अपने नाटकों के लिए याद किए जाएंगे। उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में उनका महत्व कम नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभा वास्तव में नाटक वाली थी। तो फिर मैंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन जो लोग कई विधाओं में लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उसके लिए नामवर जी ने जवाब दिया कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, पहले की गोष्ठियों की चर्चा तो मैंने नहीं सुनी, कि गंगा प्रसाद बिमल जी ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने साहित्य की लगभग ज़्यादातर विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, संभवतः नाटक को छोड़कर। और यही नहीं, आप जानते हैं उस पर एक पूरा सत्र भी था कि उन्होंने अनुवाद का भी कार्य बहुत किया और करवाया। साथ ही साथ जिस पर विशेष रूप से मुझे बोलना है, जिसके लिए कहा गया, शायद वो चीज़ उस तरह से ना आ पाई होगी, या मुझे स्टीरियोटाइप कर दिया गया होगा कि भाई आलोचक को तो उनके आलोचक पक्ष पर ही बोलना चाहिए। क्योंकि होता है ना फिल्मों में कि अगर कोई खलनायक के रूप में हिट हो गया एक बार, तो फिर उसको दूसरा रोल नहीं मिलता है। तो मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि कविता कहानी पर तो कुछ और लोग बोल लेंगे, आप आलोचना पर बोलिए। तो आज भी मुझे उसी रोल में अपने को सीमित करना है
क्योंकि और दूसरे जो प्रसंग हैं उसकी चर्चा तो पहले हो चुकी है, इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता भी शायद नहीं है। आप लोग जानते हैं कि विमल जी ने, जिसे सृजनात्मक लेखन कहा जाता है, उसके अतिरिक्त आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है। वो शिक्षक भी थे, तो स्वाभाविक है कि आलोचना के क्षेत्र में वो कार्य न करें। ये असंभव तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक जटिल प्रक्रिया है कि शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं आपको आलोचना के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। विमल जी ने भी आलोचना के क्षेत्र में भी कार्य किया। यद्यपि अगर मेरी व्यक्तिगत पसंद कोई पूछे तो मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा व्यक्तित्व एक कवि के रूप में है, और कवि के बाद फिर कथाकार के रूप में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, और इसका ये अर्थ बिल्कुल ना निकाला जाए कि आलोचक के रूप में उनका महत्व कम है। लेकिन अगर आप कोई क्रम बनाना चाहें तो मुझे लगता है कि शायद वो ये बनेगा। मुझे आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता नाम की जो विमल जी की किताब है, उसके बहाने आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता क्या है इस पर बोलने का निर्देश हुआ है। तो कुछ बातें तो विमल जी के यहाँ इस पुस्तक में जो हैं उसकी मैं चर्चा करूँगा, और चूँकि ये एक अवसर है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि शिक्षक तो हमारे सभी जानते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उनके लिए भी ये मेरी बातें कुछ उपयोगी हों। इसलिए विमल जी की जो पुस्तक में है, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पुस्तक में जो कुछ उन्होंने लिखा है उसकी चर्चा तो मैं करूँगा ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ दूँगा। उसको आप विमल जी का लिखा न माने, वो मेरा क्षेपक है। क्षेपक को मूल से आप निकाल करके निर्शीर विवेक करके समझ लेंगे, अलग से बताने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप विमल जी की इस पुस्तक को पढ़ें, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, तो उस पुस्तक का एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ आपको समझ में आता है। और केवल उस पुस्तक का ही नहीं, किसी भी पुस्तक का, किसी भी रचना का एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। उस समय की जो चिंताएं हैं, उस समय की जो बहसें हैं, वो कहीं ना कहीं पुस्तक में गूंजती हैं, उसकी ध्वनियाँ और प्रतिध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। और विमल जी की जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में भी उस समय की जो बहसें हैं वो उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो उस पुस्तक में जो केंद्रीय बिंदु हैं जिनकी चर्चा विस्तार से विमल जी करते हैं, उनमें से ज़्यादातर का संबंध नई कविता या नई कहानी के दौर की चर्चाओं से, विवादों से है। अब जैसे उस दौर में और उस दौर की बहसों को से आप सभी लोग वाकिफ हैं कि नगरीकरण एक बड़ी समस्या है जो नई कविता और नई कहानी के एक केंद्र में है। और नगरीकरण के साथ समाज में, मनुष्य की चेतना में, घर में, परिवार में, प्रेम संबंधों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो भी नई कविता और नई कहानी के केंद्रीय विषय हैं। इन सारे विषयों की चर्चा विमल जी ने इस पुस्तक में विस्तार से की है। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनका उस जमाने में उल्लेख किया जाता था, जिस पर बहस होती थी, जैसे अकेलापन, कुंठा, संतरास, जीवन के अर्थबोध के निर्धारण की समस्या, प्रेम, पति पत्नी संबंध, विवाह वगैरह वगैरह। ये सारे विषय जो उस दौर में बहुत ज़्यादा प्रमुख विषय के रूप में थे, इनके बारे में आप इस पुस्तक में विस्तार से पढ़ सकते हैं। उसकी चर्चा गंगा प्रसाद विमल जी ने की है। उससे भी बड़ी चीज़ जो है, और वो मुझे खास लगी, आकर्षक लगी,
कि उनकी चर्चा सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है। आवाज ज्यादा एको कर रही क्या? जा रही पीछे तक? जा रही। साहित्य के अतिरिक्त दूसरी कलाओं के बारे में भी उन्होंने आधुनिकता बोध के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है। यहाँ तक कि मूर्ति कला और भवन निर्माण कला की भी चर्चा के प्रसंग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चित्रकला और संगीत वगैरह के प्रसंग भी आपको मिल जाएंगे। और ये चीज़ मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगी कि प्रायः हम लोग जब आधुनिकता की चर्चा करते हैं तो सोचते हैं कि आधुनिकता का संबंध सिर्फ साहित्य से है। आधुनिकता क्या है इसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। लेकिन ये बात सच है कि ये सारे आंदोलन केवल साहित्य के आंदोलन नहीं है। इनका विस्तार, इनकी व्याप्ति सभी कलाओं पर और यहाँ तक कि फिल्म पर भी आपको दिखाई पड़ती है, नाटक पर भी दिखाई पड़ती है। तो कोई ऐसा अनुशासन नहीं है साहित्य और कलाओं का जिसका असर, जिस पर आधुनिकता का असर न हुआ। लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आधुनिकता शब्द पर थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूं। और वो इसलिए क्योंकि आधुनिकता को लेकर के बहुत भ्रम है। और उस भ्रम का कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिकता शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ अंग्रेजी के मॉडर्निटी के अनुवाद के रूप में हुआ है। लेकिन आधुनिकता और आधुनिकतावाद, मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म, ये दो अलग चीजें हैं। प्रायः हम दोनों को एक बांध करके उसकी चर्चा करते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की और सावधान रहने की जरूरत है कि इन दोनों का जो ऐतिहासिक अर्थबोध है वो अलग अलग है। यद्यपि प्रायः हम दोनों को समानार्थक के रूप में हम दोनों का प्रयोग करते हैं, जो चल जाता है लेकिन सही नहीं है। आधुनिकता का प्रयोग ऐतिहासिक रूप से उस ज्ञान मीमांसा के लिए किया जाता रहा है जिसका संबंध इनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय से है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो ज्ञानोदय होता है, प्रबोधन काल या के रूप में भी उसका हम लोग अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी में उसके लिए इनलाइटनमेंट शब्द का प्रयोग होता है। उसके उस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान मीमांसा के लिए आधुनिकता शब्द का प्रयोग ऐतिहासिक रूप से होता रहा। एक ऐसा ज्ञान जो मध्यकाल से अपने को अलग करने की एक वैचारिकी या सैद्धांत की प्रदान करता है। उसकी विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो विचार जो मध्यकालीनता के विलोम में खड़ा होता है, जो मध्यकाल को से अपने को अलग करता है, उसको हम आधुनिकता कहते हैं। और उसमें ये भी आप सभी को मालूम होगा कि सैमुअल कांट का बड़ा मशहूर लेख है व्हाट इज एनलाइटनमेंट, जिसमें उन्होंने विस्तार से चर्चा की है कि ज्ञानोदय क्या है, आधुनिकता क्या है। एक वैचारिक, तार्किक, प्रयोगधर्मी ज्ञान को आधुनिकता की ज्ञान मीमांसा के साथ जोड़ करके प्रस्तावित किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक विश्वास या किसी भी ग्रंथ को सीधे फेस वैल्यू पर स्वीकार करने की बात नहीं है कि तर्क की कसौटी पर, प्रयोग की कसौटी पर अगर कोई बात सही उतरती है तभी हम उसको स्वीकार करेंगे। किसने कहा है, किस पुस्तक में है ये चीज़, ये महत्वपूर्ण नहीं। तो मोटे तौर पर आधुनिकता की जो ज्ञान मीमांसा है वो इस बुनियाद पर खड़ी है। और उसी के साथ मध्यकाल से आधुनिक युग का अंतर किया जाता है। टर्निंग पॉइंट एक तरह से 18वीं शताब्दी। तो उसके बाद जो दौर शुरू होता है उसको हम आधुनिक युग कहते हैं। और उसकी ज्ञान मीमांसा की जो बुनियाद है उसको हम सूत्र रूप में आधुनिकता कहते हैं। अगर आप साहित्य की दृष्टि से विचार कीजिए, जो मिलता जुलता शब्द है लेकिन उसका समय काफी बाद का है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध का है, जिसको
अंग्रेजी में मॉडर्निज्म कहते हैं और हिंदी में जिसका अनुवाद हम लोग आधुनिकतावाद के रूप में करते हैं। अगर आप यूरोप के इतिहास, साहित्य के इतिहास पर ध्यान दें तो यथार्थवाद के बाद आने वाला जो दौर है उसको हम आधुनिकतावाद कहते हैं। और ये भी एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे वाद हैं जिन सब का बोध कराने के लिए एक शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, आधुनिकतावाद। अगर आप हिंदी से उदाहरण लेना चाहें तो जैसे अज्ञेय के जो उपन्यास हैं उनको आप आधुनिकतावादी उपन्यास कह सकते हैं। नई कविता के दौरान जिस प्रकार की कविताएं लिखी गई, ये नई कहानी के दौरान जिस प्रकार की कहानियां लिखी गई, उनको आप आधुनिकतावादी कहानियां या कविताएं या उपन्यास कह सकते हैं। और ये चीज़ यथार्थवाद का जो दौर इससे पहले था उससे भिन्न है, ये वही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आधुनिकता और आधुनिकतावाद में जो ऐतिहासिक अंतर है इन शब्दों के प्रयोग और अर्थ में, उसको ध्यान में रख करके अगर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो हमें सुविधा होगी। हमारे यहाँ एक दूसरा जो शब्द आता है उत्तर आधुनिकता, वहाँ भी ये समस्या है कि जब आप उत्तर आधुनिकता कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार की ज्ञान मीमांसा को आप संबोधित करते हैं। लेकिन जब आप उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं, अंग्रेजी में पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, तब फिर आप कहीं ना कहीं साहित्य और कलाओं के आंदोलन की बात करते हैं जिस पर इसके प्रभाव को आप देखना और समझना चाहते हैं। तो इसलिए इन दोनों में, आधुनिकता और आधुनिकतावाद में, उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर करना चाहिए। वो करके हम चलेंगे तो हमें सुविधा होगी और इस पूरी प्रक्रिया को समझने में जो भ्रम पैदा होता है वो भ्रम नहीं पैदा होगा। अगर हम बहुत सूत्र रूप में इस पूरी प्रक्रिया पर विचार करें तो उत्तर आधुनिकता एक तरह से आधुनिकता के ज्ञान मीमांसा की आलोचना है। सीधे सीधे कहें तो लगभग उसका विलोम है। आधुनिकता की जो भी सैद्धांतिकी है, उस सैद्धांतिकी के जो भी बुनियादी सूत्र हैं, उन सब का जब आप खंडन करते हैं, उनको जब आप अस्वीकार कर देते हैं, आधुनिकता द्वारा सच के दावे को जब आप अस्वीकार करते हैं, तब उस ज्ञान मीमांसा की शुरुआत होती है जिसको हम उत्तर आधुनिकता कहते हैं। अब समझने के दृष्टि से, जैसे आधुनिकता के ज्ञान का एक बड़ा सूत्र ये है कि ज्ञान जो है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। और आप ये जानते हैं कि आधुनिकता का जन्म यूरोप में हुआ, उसकी जन्मस्थली यूरोप है। और यूरोप ने जिस प्रकार का ज्ञान आधुनिकता के नाम पर अर्जित किया और उसको प्रचारित किया, उसको लेकर के उन्होंने दावा किया कि ये ज्ञान न केवल यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान की तरह ये ज्ञान पूरी दुनिया के लिए, समूची सभ्यताओं के लिए महत्वपूर्ण है और उन पर भी वैसे ही लागू होता है। उत्तर आधुनिकता की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ आप इस दावे को अस्वीकार करते हैं या खारिज करते हैं कि नहीं, वो ज्ञान यूरोप का ज्ञान है, यूरोप के लिए वो महत्वपूर्ण हो सकता है, यद्यपि यूरोप के लिए भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी दुनिया के लिए तो ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। और शेष दुनिया को अपना ज्ञान स्वयं अर्जित करना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि जूता किसी का हो और पैर आपका हो जाए। आपको कैसा ज्ञान चाहिए ये आपको खोजना पड़ेगा, न कि यूरोप के ज्ञान के अनुसार आपको अपने पैरों को छोटा या बड़ा करना चाहिए। ये चीज़ मुझे लगता है कि उत्तर आधुनिकता के केंद्र में है। और इसी के साथ फिर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं।
जैसे कि ज्ञान का कोई निश्चित रूप नहीं हो सकता, जिसको कहा गया कि उत्तर आधुनिकता की जो ज्ञान मीमांसा है वो सापेक्षतावाद की मारी हुई, बहुत ही रिलेटिविस्ट है। वो किसी तरह के ऑब्जेक्टिव ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करती है कि ज्ञान हमेशा संदिग्ध है या बहुवचनात्मक है, और उसके बारे में कभी भी कोई भी अंतिम रूप से ये दावा नहीं कर सकता कि यही अंतिम ज्ञान है। अगर आप उससे पहले के या आधुनिकता प्रसूत ज्ञान की बात करें, जिसका प्रभाव हमारे उपन्यासों पर और यथार्थवादी उपन्यास और साहित्य पर दिखाई पड़ता है, तो उस दौर को अगर आप देखें, साहित्य की, उपन्यास की या और दूसरी विधाओं की जो रचनाएं हैं उनकी संरचना पर आप विचार करें, तो वहाँ आप पाते हैं कि चीज़ें बहुत ही आश्वस्तकारी हैं। लेखक या कलाकार ये मान के चलता है कि ये सच है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। उसके पास भविष्य का एक साफ नक्शा है, उसको ये विश्वास है कि भविष्य को इस दिशा में ले जाना चाहिए, और उस दिशा में ले जाने के लिए वो अपना रचना कर्म करता है। भविष्य को लेकर के उसके मन में कोई संदेह नहीं है, सच या यथार्थ को लेकर के भी बिल्कुल वो आश्वस्त है। यथार्थ क्या है इसके बारे में भी वो कभी भी संदेह नहीं करता है। ये स्थिति मोटे तौर पर, जिसको आप यथार्थवादी दौर कहते हैं, वहाँ तक आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप आधुनिकतावादी दौर में आते हैं, ये सारी चीज़ें फिर शिथिल होने लगती हैं। वो आश्वस्ति का भाव, वो निश्चितता का भाव धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। संशय का भाव, अनिश्चितता का भाव, अनिर्णय का भाव बढ़ता चला जाता है। और ये दौर एक तरह से मॉडर्निज्म का दौर है, जिसमें अज्ञेय से लेकर निर्मल वर्मा तक बहुत सारे लेखकों को आप हिंदी में उनके रचनाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन जो बाद का जो दौर है, जिसको आप उत्तर आधुनिकता के साथ जोड़ करके देखते हैं, वो तो एक तरह से आधुनिकता प्रसूत ज्ञान की बुनियाद ही खोद करके फेंक देता है कि वो ज्ञान न तो यूरोप के लिए बहुत उपयोगी था और न तो बाकी दुनिया के लिए उपयोगी है। वो वही ज्ञान है जिसकी वजह से 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए। ये वही ज्ञान है जिसने 20वीं सदी में कई तरह के फांसीवादी सत्ताओं को जन्म दिया और जिसकी वजह से व्यापक नरसंहार हुआ। तो ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि 20वीं सदी की बहुत सारी विचारधाराएं, और आज भी उसमें से कुछ जीवित हैं, वो ज्ञान को लेकर के आश्वस्त थे कि उनके पास जो ज्ञान है वही अंतिम सच है और हर व्यक्ति को उस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो द्विविधि शब्दों में दरेरा देकर के, जबरन भी हम उसको दूसरे को मजबूर करेंगे कि इस ज्ञान को आप स्वीकार कीजिए क्योंकि ये ज्ञान है और यही अंतिम ज्ञान है, जिसमें एक मसीहाईपन की एक बू आती है। भले ही कई बार उसको वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में ही क्यों न प्रस्तावित किया गया। तो ये पूरा संदर्भ था जिस संदर्भ में 20वीं सदी में यूरोप से बाहर के लोगों के बारे में तो आप भूल ही जाइए, स्वयं यूरोप के अंदर उस ज्ञान मीमांसा की बड़ी गंभीर छानबीन की गई, आलोचना की गई, जिसकी बुनियाद पर आधुनिक युग का भवन खड़ा किया गया था। तो एक तरह से आधुनिकता की बुनियाद में जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर संदेह करने के साथ उत्तर आधुनिकता की शुरुआत होती है। और उसमें आप जानते हैं, इतनी देर ही आप मुझे बर्दाश्त कर ले रहे हैं, यही क्या कम है कि मैं उसको और विस्तार में ले जाऊं कि मुख्य रूप से 4 लोगों का बड़ा योगदान है जिन्होंने आधुनिकता की ज्ञान मीमांसा को प्रश्नांकित किया। देरिडा, फुको, लाका और ल्योतार, बहुत सारे हैं लेकिन 4 तो बहुत प्रमुख हैं जिन्होंने आधुनिकता के ज्ञान की उस बुनियाद को, उस आधार को ही ध्वस्त कर दिया
या कम से कम उन्होंने दावा किया, जिस बुनियाद पर आधुनिकता के ज्ञान का ये विशाल महान प्रसाद खड़ा किया गया था। अब ये स्थिति एक तरह से 20वीं शताब्दी के अंत तक आपको मिल जाती है, जहां यूरोप के विद्वान उस आधुनिकता को स्वयं प्रश्नांकित करने लगते हैं, जिसकी बुनियाद पर न केवल यूरोप का आधुनिक समाज बना, बल्कि यूरोप के बाहर का जो पूरा समाज है वो भी लगभग उसी नक्शे कदम पर बनाने का प्रयास किया गया। तो अगर आप देखिए तो एक समय तक या कम से कम नई कविता और नई कहानी के दौर में हमारे यहाँ जो भी बहसें हैं साहित्य में, वो ज़्यादातर यही हैं कि हमारे यहाँ नगरीकरण कैसे जल्दी से हो, हम उस तरह से एक विकसित पिछड़े से एक विकसित समाज में कैसे परिवर्तित हो जाएं, हमारा परिवार वैसा हो जाए जैसा यूरोप में है, हमारा साहित्य और हमारे जीवन के मूल्य भी काफ़ी कुछ वैसे हो जाएं जैसे कि यूरोप में पहले हो चुके हैं। और इसीलिए कहा जाता था कि जो यूरोप का अतीत है वो बाकी दुनिया का भविष्य है, कि उसी को हमें बनाना है जो यूरोप में हो चुका, क्योंकि हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा भाव था, इसको जब यूरोप के विद्वानों ने ही प्रश्नांकित किया कि उस आधुनिकता की शुरुआत ही गलत है, उसका वो विश्वास ही गलत है जिस पर हम 20वीं सदी में चलते रहे और इतने बड़े पैमाने पर नाना प्रकार के नरसंहारों को हमने जन्म दिया, और उसमें अब प्रकृति और पर्यावरण वाला जो मुद्दा है उसको आप और भी जोड़ दीजिए। तो इसलिए 20वीं सदी का अंत होते होते ये स्थिति उत्पन्न हुई कि हमें आंख मूंद कर आधुनिकता के विचारों को स्वीकार करने के बजाय नए सिरे से सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि भविष्य कहाँ है। अगर ये रास्ता यूरोप और अमेरिका को भी भविष्य में बहुत दूर नहीं ले जा रहा, तो यूरोप और अमेरिका के बाहर के जो समाज हैं वो उनको ये कहाँ तक ले जाएगा, इसके बारे में तो फिर संदेह करने का और भी ज़्यादा उपयुक्त अवसर मिल जाता है। और इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि गायत्री चक्रवर्ती ने, जो एक बड़ी आप कह सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल विदुषी हैं, उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में इस बात का उल्लेख किया है कि देरिदा ने जब आधुनिकता की ज्ञान मीमांसा की धज्जियां उड़ाई, तब हम लोगों के अंदर पहली बार ये विश्वास पैदा हुआ कि पश्चिम की आलोचना हम कर सकते हैं। उससे पहले तो बौद्धिक रूप से हम लोग इतने दब गए थे कि हमारे अंदर साहस ही नहीं होता था कि हम पश्चिम की आलोचना कर सकें। और उसके साथ फिर वो सिलसिला शुरू होता है जिस पर आप प्रणय कृष्ण जी ने बहुत काम किया है, आप जानते हैं, जिसको आप उत्तर औपनिवेशिकता कहते हैं। जैसे ही ज्ञान पर एक वचनात्मक दावा टूटता है कि ये ज्ञान है और इसको सभी को स्वीकार करना है, ये बात जैसे ही टूटती है वैसे ही अलग अलग सभ्यताओं और समाजों को एक छूट मिल जाती है कि वो अपने ढंग से अपनी शर्तों पर अपने भविष्य के समाज की और ज्ञान की परिकल्पना का संधान करें। अब यूरोप का वो यूनिवर्सलिस्ट नैरेटिव ज्ञान का जिसका अंकुश 20वीं सदी के दौरान इतना गहरा और व्यापक था, वो अंकुश शिथिल हो जाता है।